हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7 वेवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स की क्वेश्चन आंसर। ये चैप्टर बेसिकली रिलेटेड है हमारे इंडिया में कैसे ट्रेड्स हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से टेक्सटाइल थे उन पर जब भी ब्रिटिशर्स जो थे वो ब्रिटेन में जब आयरन फैक्ट्रीज वगैरह बन गई, ठीक है, वहाँ पर स्थापित हो गया, तो यहाँ पर हमारे इंडियंस के ट्रेड पर कैसे इफेक्ट पड़ा, ठीक है। लोगों की जॉब छिन गई, उनके पास जो उनको ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ते थे एक्सपोर्ट के लिए। फिर धीरे धीरे जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने भी अपना सामान यहाँ पर इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, जो हमारे ब्रिटेन के लोग थे उनके बीच में और जो हमारे इंडियंस थे इनके बीच में, ठीक है। और इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें हमारी जो टिस्को एक कंपनी है, ठीक है, आयरन की, वो कंपनी मतलब कैसे उसमें काफ़ी आगे तक गई। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में है। आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम सब इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन अ यूरोप, ठीक है। तो किस प्रकार के कपड़ों का जो बाजार है ना वो यूरोप में लगता था, ठीक है। तो आंसर इज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल हैज़ अ ह्यूज मार्केट इन अ यूरोप। डिफरेंट वराइटीज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल फॉर एग्जाम्पल चिन्स, जामदानी, खाशा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखो, जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल थे ना उनकी सबसे बड़ी मार्केट यूरोप में लगती थी। और वो डिफरेंट वराइटीज़ थे इंडियन टेक्सटाइल के। फॉर एग्जाम्पल चिन्स थे, जामदानी थी, ठीक है, और फिर खाजा था। ऐसे बहुत सारे थे, लाइक बंधाना भी था, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट वराइटीज़ है इंडियन टेक्सटाइल के। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हैं चिन्स है, जामदानी है, खासा है, बंधाना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जामदानी। जामदानी क्या होता है, ठीक है। तो आंसर इज अ फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवेन यूजिंग अ लून इज नोन एज जामदानी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक फाइन मसलिन होता था जिसपे मोटिव्स जो थे ना, मोटिव्स उनको डेकोरेट किया जाता था, उससे उसे सजाया जाता था सिलाई करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लून। लून की मदद से उसी को हम सब जामदानी बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ बंधाना। तो बंधाना क्या है, तो एक प्रकार का एक कपड़ा होता है जिसको हम गले में और सर में बांधते हैं। जैसे कि वो कलरफुल हैंकी नहीं होती है जो लोग ठंड में यूज़ करते हो या फिर फॉरनर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका, वही हमारी हैंकी, ठीक है। तो आंसर इज अ ब्राइट कलर क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ डाइंग एंड टाइंग एंड कलर्ड स्कार्फ फॉर द हेड और नेक इज नाउ रेफर्ड एज अ बंधाना, ठीक है। एक ब्राइट कलर का चमकीला कपड़ा जिसका यूज़ हम सब अपने गले में सर में बांधने के लिए करते हैं एज अ स्कार्फ, ठीक है। और ये जो मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको सुखाकर, ठीक है, अच्छे से बांधा जाता है, तो इसको हम सब बंधाना बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु आर अगरियाज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु आर अगरियाज। तो ये कौन थे। तो आंसर इज ग्रुप ऑफ मैन और वीमेन कैरिंग बास्केट लोड ऑन आयरन आर नोन एज अगरियाज। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वीमेन, ऐसा ग्रुप मैन और वीमेन का जो बास्केट जो है ना वो कैरी करते थे लोहे से भरा हुआ, तो वही हमारा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है, द वर्ड चिन्स कम्स फ्रॉम दी। तो जो वर्ड है चिन्स, ये कहाँ से आया है, तो ये चिन्स से आया है। सेकेंड वन इज टीपूज स्वार्ड वॉज मेड ऑफ डैश स्टील। तो टीपू सुल्तान थे, ठीक है, सदन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूलर थी, इनको आप सब जानते हो। सदन, ये सदन के हमारा जो इंडियन है सदन, वहाँ पर ये काफ़ी पॉपुलर रूलर थे टीपू सुल्तान। तो इनकी जो शॉर्ट थी, इनकी जो तलवार थी वो कौन से स्टील की बनी थी, तो वो वुड जो स्टील है उसकी बनी हुई थी। थर्ड वन इज इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन इन दी डैश सेंचुरी। तो जो इंडिया टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्टेशन है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स है वो कब रुक गया, ठीक है, कब वो मना हो गया, तो वो हमारा था 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू दी नेम ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट डियर हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल है हमारे इंडिया में भी, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेक्सटाइल जो है उनके डिफरेंट नेम है, तो वो हमारे इतिहास में क्या बताते हैं, ठीक है, कैसे वो इतने प्रसिद्ध हुए। तो आंसर इज डिफरेंट टेक्सटाइल लाइक मसलिन, चिन्स, कैलिको एंड बंधाना हैव अ हिस्ट्री ऑफ टू डियर नेम, ठीक है। जो भी
तो फिर जो भी हमारे ये डिफरेंट टेक्सटाइल है ना, ये मसलिन है, चिन्स है, कैलिको है, बंधाना है, इन सब की अपनी एक हिस्ट्री है जो कि इनके नेम पर ही बेसिस है, ठीक है। इनका नेम कैसे पड़ा, तो फर्स्ट वन इज मसलिन। जो मसलिन है, द क्लॉथ वॉज नेम्ड आफ्टर द यूरोपियन ट्रेडर हु शॉ 5 टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कैरीड बाई द अरब ट्रेडर्स इन मोशुल एंड नेम्ड मसलिन आफ्टर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूरोप, ठीक है, जो हमारा ये क्लॉथ है ना, इसका नाम मसलिन इसलिए पड़ा, जो यूरोप के ट्रेडर आए थे ना, जब उन्होंने देखा कि कॉटन के 5 टाइप के टेक्सटाइल होते हैं, जो अरब के जो ट्रेडर थे वो मशहूर लेकर के आए थे, इसी वजह से इसका नाम जो है मसलिन पड़ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हमारा जो सेकेंड है वो है चिन्स। नेम इज डाइव फ्रॉम अ हिंदी नेम का चिंट, ठीक है। जो हमारा ये चिन्स नेम पड़ा हुआ है ना, ये हिंदी नेम चिन से गया हुआ है, विच इज ए स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ विथ फ्लोरल डिज़ाइन। तो ये एक प्रकार का एक छोटा पीसेज होता है कपड़े का, जिस पे फ्लोरल डिज़ाइन लाइक जो भी फ्लोरल डिज़ाइन लाइक प्लांट, एनिमल्स, इन सभी के डिज़ाइंस पे बने होते हैं। फ्लोरल आप जानते ही हो गए। नेक्स्ट वन इज कैलिको। तो पोर्तुगीज कम टू कैलिकट फर्स्ट इन सर्च ऑफ स्पीसीज, ठीक है। थर्ड वन इज कैलिको। पोर्तुगीज कम टू कैलिकट फ्रॉम Third one is calico. Portuguese come to Calicut from in search of spices, so the cotton textile they took from Calicut was called कैलिको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पुर्तगाली जो आए थे, ठीक है, वो कैलिकट पर सबसे पहले रुके थे, वो मसालों की सर्च में आए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो केरला वगैरह है, वहाँ पर जो मसाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक फेमस है, नंबर 1 स्थान पे है, ठीक है। तो उनका जो प्लेस है वो नंबर 1 है। तो इसी वजह से जो पुर्तगीज थे वो सबसे पहले इंडिया आए थे कैलिकट पे मसालों की खोजबीन में। लेकिन फिर जब उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल को वहाँ पर देखा और उसको वहाँ से ले गए, कहाँ से, कैलिकट से, ठीक है, तो इसलिए उसको उन्होंने कैलिको कहा। फोर्थ वन इज बंधाना, डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड बंधन, ठीक है। जो हमारा ये वर्ड है, ये हिंदी वर्ड जो बंधन होता है, ठीक है, बंधना, उससे रिलेटेड करता है, उससे रिलेट करता है। इट इज़ अ स्कार्फ विद प्रिंट्स, ये भी एक स्कार्फ है, प्रिंट से काफ़ी उस पर अच्छे प्रिंट हुए हैं। इट इज़ मेड फॉर हेक और नेक, ये भी हम फॉर हेड और नेक, ये भी शर्ट के लिए और गले में बांधने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, Why did the wool and silk producer in England protest against the impact of Indian textile in the early 18th century? तो ऐसा क्यों हुआ कि जो ऊल और सिल्क प्रोड्यूसर थे इंग्लैंड के, उन्होंने जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल आ रहे थे 18th सेंचुरी में, ठीक है, उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट। टू आंसर इज, तो यहाँ पर देखिए आप जब आंसर लिखोगे, मैंने नहीं लिखा है, आंसर लिखते टाइम यहाँ पर ऐसे लिख लेना, द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेन द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन सेंचुरी इन अर्ली 18th सेंचुरी बिकॉज, ठीक है, उसके बाद आप बिकॉज लिखना, बिकॉज के बाद फिर यहाँ से बिकॉज दे फाउंड देमसेल्फ। तो आपको इतना क्वेश्चन से ऐड करना होगा अपने आंसर में, तो आपका आंसर लॉन्ग भी लगेगा और प्रॉपर एक रीज़न भी हो जाएगा, ठीक है, आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। बिकॉज दे फाउंड देमसेल्फ अनेबल टू कम्पलीट with the Indian textile that were available in fine quality at low prices in a market. The English wool and silk producer wanted to ban on Indian textile to secure their business in England. तो यहाँ पर देखो होता क्या था ना कि जो इंडियन टेक्सटाइल थे ना, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे, बहुत ढेर सारी क्वालिटी में, और वो मार्केट में लो प्राइसेस पर बिक रहे थे। तो इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ पे इंग्लिश पीपल थे, वो सोच रहे थे कि अगर इंडियन टेक्सटाइल को बैन कर दिया जाए यहाँ पर ना, तो जिससे उनका बिजनेस जो है वो बचा रहेगा और आसानी से चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग जब इतने कम अमाउंट में, इतने लो प्राइसेस में इंडियन टेक्सटाइल को उनको मिल जाता था, तो वो लोग इंग्लिश टेक्सटाइल्स जो भी थे वहाँ के ब्रिटेन के, उसको वो टच नहीं करते थे, उसको वो लोग परचेज़ नहीं करते थे। इसी वजह से वो सोच रहे थे कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो बैन कर दिया जाए, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया? तो जब कॉटन इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटेन में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो उससे जो हमारा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था, ठीक है, इंडिया में, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम आप क्वेश्चंस ऐसे लिखोगे, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया आर, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस आप आंसर में लिखने के बाद फिर लिखोगे आर के बाद फिर नंबर 1, Indian textiles now had to compete with British
टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। तो अब जो है, जो हमारा ब्रिटेन था ना, वो भी अपने फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पर स्थापित कर चुका था, तो वो भी अपने टेक्सटाइल को बनाता था। तो एक टाइप का कंपटीशन स्टार्ट हो गया इंडियन टेक्सटाइल और ब्रिटिश टेक्सटाइल के बीच में, ठीक है। तो जिससे अमेरिकन मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में दोनों में कंपटीशन काफ़ी हाई रहता था। फिर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड कम इंक्रीजिंग। फिर सेकेंड वन इज exporting textile to England become increasingly difficult since very high duties were imposed on Indian textile imported into Britain. This led to ruin of Indian textile industry. तो यहाँ पर देखो, जैसे कि एक्सपोर्ट मतलब होता है, ठीक है, बाहर जो है सामान भेजना। जैसे कि अगर आप कुछ बनाते हो तो उसको आप मार्केट में भेजते हो ना, उसको सेल करने के लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है ना आपके ऊपर ये उसके लिए भी चार्ज लगा दे, ठीक है, कि अगर आप अपने सामान को मार्केट में भेज रहे हो बेचने के लिए, तो आपको कुछ पैसे गवर्नमेंट को चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा वो हमारा एक टैक्स होता है। तो वैसे ही अगर जो इंडियंस थे, जब वो अपने टेक्सटाइल को बाहर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करने जाते थे, मतलब उनको बेचने के लिए लेकर जाते थे, तो उनको गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ता था, और वो चार्ज बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो इसी वजह से इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा पड़ा। तो इसी वजह से इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो इंडियन की आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री थी, ठीक है, 19th सेंचुरी तक आते आते, ठीक है, वो उतनी ठप हो गई, ठीक है, रुक गई, ठीक है। तो इसमें ऐसे आप सेम आंसर लिखोगे, द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी बाई फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट हमारा डालोगे imposition of new forest law. Due to this, Indian smelters were unable to get wood from charcoal and iron ore. Hence, many smelters abandoned to their work and looked for some other job. तो यहाँ पर देखो क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक न्यू फॉरेस्ट लॉ अप्लाई कर दिया, ठीक है, जिससे जो इंडियन स्मेल्टर थे, अब वो जंगल से लकड़ियाँ, चारकोल, आयरन ओर नहीं ले सकते थे। इसी वजह से काफ़ी सारे स्मेल्टर जो है ना अपना काम छोड़ दिए और वो दूसरी जॉब पर चले गए, ठीक है, उन्होंने ये पेशा ही छोड़ दिया। नेक्स्ट वन इज आयरन स्मेल्टर वर आस्क्ड टू पे हाई टैक्सेस टू द फॉरेस्ट अथॉरिटीज़। और अगर आयरन स्मेल्टर को जंगल से कुछ भी लेना पड़ता था, लाइक चारकोल चाहिए उनको, अगर लकड़ी चाहिए, तो उनको फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स पे करने पड़ते थे। और फिर नेक्स्ट हमारा है, लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और फिर 19th सेंचुरी तक आते आते थे ना, जो आयरन और स्टील है ना, वो ब्रिटेन जो है ना वो इंडिया भेजने लगा। तो एक टाइप से देखिए, पहले तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा वो न्यू फॉरेस्ट लॉ अप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने कि जब भी अगर किसी को जंगल में जाना है किसी भी लकड़ी उकड़ी के लिए, तो उनको हाई टैक्स जो है पे करने पड़ते थे। और फिर 19th सेंचुरी आते आते ना आयरन और स्टील जो है वो ब्रिटेन से इंडिया आने लगे। तो और फिर हमारा लास्ट है, अर्ली 20th सेंचुरी स्मेल्टर फेस कंपटीशन फ्रॉम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दैट बिगेन टू बी सेटअप इन द कंट्री। और फिर 20th शताब्दी जो है ना, और फिर 20वीं शताब्दी आते आते जो स्मेल्टर थे इंडिया के, वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने लगे, लाइक ब्रिटेन से भी अब आयरन और स्टील आने लगे। तो इसी वजह से जो मार्केट थी उसमें जो वैल्यू थी इनकी इंडियंस की आयरन एंड स्टील की, वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। और फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से जो 19th सेंचुरी में जो हमारी आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ये सब काम बंद करने लगी, ठीक है। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट। सो ऐसे क्या क्या दिक्कत थी जब स्टार्टिंग में जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसने फेस किया, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज Indian textile industry found it difficult to compete with the cheap textile imported from Britain. So यहाँ पर देखो क्या होता है ना, जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, किसके बीच, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बीच और ब्रिटेन के बीच, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी अब जो है टेक्सटाइल के सामान जो है ना वो धीरे धीरे अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में धीरे धीरे वो आ रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि जो ब्रिटेन के जो सामान होते थे ना वो चीप होते थे, क्योंकि यहाँ पर देखो इंडिया में क्या होता था ना, लोग ज़्यादातर अपने हाथों से बनाते थे,
तो और ब्रिटेन में क्या होता था, डेवलपमेंट वो कंट्री थी, तो वहाँ पे मशीन्स वगैरह अवेलेबल थे। तो जो भी काम यहाँ पर मजदूर एक दिन में करता था, वहाँ पे वो 15-16 घंटे में हो जाते थे आराम से, ठीक है। तो ऐसे में जो वो कपड़े होते थे, वहाँ के जो भी टेक्सटाइल थे ब्रिटेन की, वो चीप पड़ते थे एज़ कम्पेयर टू इंडियन टेक्सटाइल, तो लोग वही खरीदते थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ गया था। ह्यूज एक्सपोर्ट प्राइसेस मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सपोर्ट दियर टेक्सटाइल टू इंग्लैंड। और फिर क्या हुआ, ब्रिटेन वाले तो अपने जो भी सामान होते थे टेक्सटाइल के, वो इंडिया में इजली इंपोर्ट कर देते थे। लेकिन अगर किसी भी इंडियंस को अपने सामान को जो है बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए उनको हाई टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते थे, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट वांटेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ इंग्लिश टेक्सटाइल इन इंडिया। और सरकार चाहती थी कि जो ब्रिटिशर्स के जो भी इंग्लिश टेक्सटाइल्स आ रहे हैं इंडिया में, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो टिस्को है, इंडियन की कंपनी है, वो जो है लास्ट में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना उसके प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कैसे इंक्रीज़ हो गए। Answer is, First World War created a huge demand for steel for weapon, ammunition and other war-related equipment. This demand helped TISCO expanded steel production during war. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे हमारे ब्रिटेन से जितने भी स्टील और वेपन्स वगैरह आ रहे थे ना, वो सब यूज़ हो जा रहे थे, उनकी जो संख्या थी वो ख़त्म हो रही थी। तो इसी वजह से जो भी हमारे टिस्को की जो भी हमारे यहाँ पे स्टील वगैरह थे, आयरन के वेपन थे, एमनिशंस थे, तो इनकी डिमांड बढ़ रही थी। तो वो सब जो है टिस्को से लिया जा रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटेन से आने में थोड़ा टाइम लगता था, ठीक है। और फिर टिस्को सप्लाइड स्टील फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवे एंड मैन्युफैक्चरल टूल्स और इक्विपमेंट फॉर द वॉर। फिर जो टिस्को है, तो फिर जो टिस्को है वो सप्लाई करती थी बहुत सारे अमाउंट ऑफ जो है आयरन, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो इंडियन रेलवे है उनका भी विस्तार हुआ था, ठीक है। तो एक तरफ से हमारे इंडिया में रेलवे का जो है डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और काफ़ी सारे टूल्स वगैरह बन रहे थे। तो ऐसे ही जो हमारा टिस्को कंपनी है वो काफ़ी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और जैसे कि आपको पता है कि आज टिस्को काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडियन ब्रांड में, ठीक है। ये टाटा बिरला की कंपनी है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।